नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल ये कि आखिर क्यों डर रहा है बाजार। क्या जापान की चिंता इतनी बड़ी है कि भारतीय बाजारों के लिए अब ये एक नई चुनौती बनकर के सामने आ सकती है। ऊपरी स्तरों पर क्यों नहीं टिक रहा है बाजार। 25,000 का स्तर बाजार के लिए क्या एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। बार बार उसकी तरफ हम जैसे बढ़ते हैं एक मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। इन तमाम पहलुओं के साथ साथ सवाल जो है वो ये भी होंगे कि रेलवे डिफेंस में जो हमने कल गिरावट देखी उसमें बहुत लोग घबरा गए। उसमें आज की रिकवरी में अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रॉफिट बुक करके दूर हो जाएं या फिर अगर लॉस में भी है तो क्या अभी निकल जाएं या फिर खरीदार बने रहें, अभी होल्ड करना चाहिए। इन तमाम पहलुओं के में बातचीत होगी और बाकी आपके जो बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं उन तमाम प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच फटाफट एक नज़र बाजार पे। बाजार फिर फिसला है ऊपरी स्तरों से और इस समय अगर हम नज़र डालें तो 86 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। आज फिर से 24,946 का हाई लगाने के बाद, यानी कि एक बार ऐसा लगा कि 25,000 पार होगा क्या, उसके बाद से ही प्रॉफिट बुकिंग जो है बाजार में देखने को मिली और वहां से 24,685 का लो निफ्टी ने बनाया है। 24,773 मौजूदा स्तर, अभी भी 90 अंकों की मजबूती बनी हुई है। अब देखना यह है कि बाजार इन 25,000 के लेवल्स को लेकर के कब तक डरता है। चलिए इन सब के बीच में जरा वो शेयर वो सेक्टर्स पे नजर डालते हैं जो कि आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह के बाजार में भी, जिनमें आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती रिकवरी है। वो सेक्टर है जिनमें कि कल हमने जो है देखा था काफ़ी अच्छी पिटाई हुई थी, रेलवे और डिफेंस की। चलिए इस बीच हमारे साथ आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की विशेष चर्चा में। पहली टिप्पणी बाजार पे सर, 25,000 कितनी बड़ी रुकावट बन चुका है सर। सवाल तो पूछेंगे सर, लेकिन आपकी शर्ट बड़ी कातिल लग रही है, बड़ी शानदार ब्लू कलर आप पे फबरा है। जी सर बताइए, बाजार क्यों डर रहा है सर। देखिए, बाजार को थोड़ा डरना जरूरी भी है क्योंकि जब आप कंटिन्यू रैली देखते हैं तो ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत तो 19-20 जो है वो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार जो है वो अब वीकनेस की जगह पे अब साइन जो है वो अपसाइड के ज्यादा दिखाता है और यही एक चीज जो है वो मार्केट को यहाँ पर स्ट्रांग बनाकर रखी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय विपुल जी कहीं ना कहीं से मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक वीकनेस की बात करें तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपको 25,150, 25,000 इन सब लेवल्स पे देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे कोई चिंता की बात नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आपके स्टॉक चमकते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने जो स्टार्टिंग में अभी बोला कि रेलवे और डिफेंस और कुछ काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की बात जरूर करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग एयू द बोनस देख रहे हैं उनको ये श्योर है, उनको मालूम है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और इसकी के लिए लास्ट प्रोग्राम मंडे हो या फिर बिल्कुल। उससे पहले वेडनेसडे हो, यही कहा गया कि जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है उनको थोड़ा बुक करते चलिए, लालच ज्यादा मत करिए, लालच बुरी बला है। तो वही स्ट्रैटेजी वही होगी। और ठीक, फिलहाल निफ्टी के लेवल्स पर ज्यादा भरोसा ना करें। ज़्यादा भरोसा ना करें, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। नीरज गर्ग जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि हेलो रवि सर, विपुल सर, आपके कहने से 30% इन्वेस्टमेंट कर दिए थे, बाकी कब करना है और क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी या करनी चाहिए। मेरा सवाल ये है सर। सर ये नीरज जी के सवाल में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि अब जैसे जिसने सोच रखा है 2 साल के लिए होल्ड करना है तो क्या उसे भी अगर प्रॉफिट बन रहा है तो क्या बेच देना चाहिए एक बार के लिए। और ये इन्होंने आपके कहने पे 30% इन्वेस्टमेंट की थी, बाकी कब करनी है ये भी जानना चाह रहे हैं। विपुल जी देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की चॉइसेस क्या है। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप रोज मार्केट देख रहे हैं? अगर रोज मार्केट देख रहे हैं तो आपको एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं आप, तो फिर आप बिल्कुल छोड़ दीजिए उसको, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पड़े रहने दीजिए। क्योंकि होता क्या है विपुल जी, मैंने अभी तक अपने करियर में और आपने भी ये देखा होगा कि लोग बोल तो देते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन आपने भी खुद देखा होगा दूर दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके इसी प्रोग्राम में बिल्कुल। लोग खरीदते हैं और 2 मिनट बाद पूछ रहे होते हैं सर ये 2 रुपए नीचे आ रहा है, 10 रुपए ऊपर जा रहा है, इसका क्या करें। लॉन्ग टर्म का मतलब है खरीदा भूल गए, अपडेट नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, लेकिन आप अपनी माइंड में क्लियरिटी रखें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, या फिर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों इन्वेस्टर हैं। और
आप टाइम पास जब करना चाहते हैं मार्केट में तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी रखिए। आप सपोज करिए, मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा, 100 क्वांटिटी खरीदी, और अब मुझे उसमें शॉर्ट टर्म भी प्ले करना है, तो उसके 100 स्टॉक्स जो खरीदे हैं उसमें से 40 स्टॉक 30 स्टॉक में खुद शॉर्ट टर्म खेलते रहिए, बाकी 70 और 60 स्टॉक को पड़े रहने दीजिए, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहने दीजिए, तो आपकी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अगर आप एक इच्छा के चक्कर में दूसरे का लालच दिखाएंगे तो डूब जाएंगे, दूसरे के चक्कर में पहले का लालच दिखाएंगे तो भी डूबेंगे, और अगर इधर उधर रील देखेंगे तो भी डूबेंगे। तो डूबना आपके जो है वो उसमें है ही है। बस परेशानी इस बात की है कि उस डूबने से बचने के लिए आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वही फॉलो करिए। वही फॉलो कीजिए, ये सलाह है। अब जैसे दीपेश कुंडल जी का एक सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर, रवि सर, क्या निफ्टी की 24,500 की पुट ले लूं, कल की एक्सपायरी की मार्गदर्शन करें। तो अभी भी जो है लोगों के मन में ये जो ऑप्शन के नज़रिए से खेलते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, क्या पुट लेना सही रहेगा? 24,500 की पुट लेना चाह रहे हैं। देखिए, मैं अगर प्रीमियम इस समय देख रहा हूं, आपको 2-3 ट्रेड बता देता हूं। आजकल ठीक। लोग ऑप्शन पे ज्यादा वो हो गए हैं। एक चैनल पे मैंने गलती से ऑप्शन क्या बोल दिया इस समय विपुल जी मुझे लग रहा है अब सब ऑप्शन ट्रेड ही लेना चाहते हैं। नोट करो, चलो पेन पेपर ले लो, आप लोग नोट करो, जी। ज्यादा अच्छा है। पहला ट्रेड इस समय चल रही है 24,780, 85 निफ्टी। फ्यूचर चल रहा है 24,850। ऑप्शन कहाँ है? 24,850 की कॉल और पुट दोनों को लगा लीजिए। एक चल रही है 95, कॉल चल रही है, और पुट चल रही है 160। दोनों को टोटल करेंगे तो हो गया 250 से 260। अब इस 250 260 कल एक्सपायरी है, दोनों सेल करके चलिए। 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 50 से 60 रुपए यहां पर आपको आसानी से मिल सकते हैं। चॉइस आपकी है, नंबर 1। नंबर 2 ट्रेड, 24,600 की पुट 55 रुपए चल रही है, 24,150 की कॉल 24 रुपए चल रही है। दोनों मिला लेते हैं तो करीब 5 2 7 और 10 70 रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये 70 रुपए भी सेल करके चला जा सकता है, और ये आपको 30 रुपए 20 रुपए तक शाम तक के सेशन में मिल जाएगा, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगले ट्रेड की तरफ चलते हैं, जो आप 22 मई का ट्रेड था। आप मंथली ट्रेड की तरफ जाएं तो वहां पर आपको क्या नजर आएगा कि एक पुट जो 24,950 की है वो चल रही है 230 रुपए। मुझे लगता है कि ये 230 वाली पुट जो है वो 280 और 300 हो जाएगी, लेकिन स्टॉप लॉस यहां पर 190 का बनता है। तो इतने ढेर सारे ट्रेड बता दिए, रिपीट नहीं करूंगा। नहीं, आप लोग बिल्कुल अच्छी बात है सर, रिपीट मत कीजिए। मुझे लगता है जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होगा वो लोग या तो नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर थोड़ा पीछे जाकर के देख लेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद। चलिए, इस बीच अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं और ज़्यादातर सवाल वही हैं जिसमें कि लोग फंसे हुए हैं, और पीसीयूज हैं, पावर है, डिफेंस है, रेल में बहुत सारे सवाल इनको लेकर के आ रहे हैं। चलिए, बिट्टू जी का सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। बिट्टू जी का भी सवाल है। बिट्टू जी के जो है जानना चाह रहे हैं टारगेट टाटा पावर का, और नागराज जी हैं, उनके पास हैं 470 के भाव पर। बिट्टू जी ने नहीं बताया किस भाव पे लिए हुए हैं। तो टाटा पावर पे से शुरुआत करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम की सर। अच्छा जो है पूरे पावर पैक में ही एक धीमापन सा है अभी। अभी क्या करना चाहिए? 400 के आसपास चल रहा है, मतलब मुझे लगता है 2-3 हफ्ते हो गए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए जिन लोगों ने 470 पे लिए उनके लिए भी, जो लोग नीचे के लेवल पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी? आपकी टिप्पणी क्या होगी टाटा पावर पे? देखिए, इस समय टाटा पावर चल रहा है 399 400 के पास। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 395 390 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, होल्ड करके रखिए। 440 का लक्ष्य अगर देखना है तो थोड़ा सा पेन तो सहना पड़ेगा, तो होल्ड करके रखिए, काटने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा एवरेज ऑन करने के लिए थोड़ा वेट करिए, प्रोग्राम को फॉलो करते रहिए। 1-2 दिन में या एक हफ्ते में फिर से नया बाय का यहाँ पर ट्रेड आएगा तो आपको बताएंगे। ठीक, ये सलाह निकल करके आ रही है आपके लिए। चूंकि टाटा पावर की बात हुई है सर, तो थोड़ी सी पावर पे बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर फंसी हुई है। अदानी पावर पे सर आपका व्यू जानना चाहेंगे। आज 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में 3.25% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। ये कब चलेगा सर, या ओवरऑल पावर पे कब चलना शुरू होंगे शेयर? देखिए, अदानी पावर की खास बात यही है कि जब आप सोचते हैं कि इसमें पावर आने वाली है तो उसकी पावर चली जाती है। जब आपको लगता है कि इस पे भरोसा होता है तो आपको धोखा मिल जाता है। और यही स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी पहचान है
कि जब आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है तभी आपसे मार्केट कहता है अच्छा मैं सिखाता हूं। तो अभी फिलहाल अदानी पावर को देखें तो देखिए ट्रेंड यहाँ वीक है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से नीचे निकला है स्टॉक, नीचे में 520 रुपए तक आएगा। उन लेवल्स पर ही कुछ बाइक रिकमेंडेशन होगी, तब तक के लिए अभी कोई एक्टिविटी यहां पर मत करिए। ठीक। सर कल भी एक सवाल आया था और काफ़ी लोगों की एक क्वेरी रही है कि कह रहे हैं सर सब में रिकवरी आ गई, हम वो चल गए, डिफेंस चल गए, इसके बाद हम देखें बैंकों में भी कुछ शेयरों में मोमेंटम आ गया, रेलवे चल गए थोड़े बहुत। ये जो है पावर में क्या हुआ? पावर में गर्मी भी भयंकर पड़ रही है और उसके बावजूद और कंजम्पशन भी हो रहा है, इन सब के बावजूद पावर क्यों नहीं चल रहे हैं? और अभी अगर पावर पे जैसे एनएचपीसी के रिजल्ट्स भी आ गए, फिर भी 88 के आसपास ही घूम रहा है। थोड़ी सी रिकवरी आज है 88, 87, 88। ये सब शेयर क्यों नहीं चल रहे हैं और कब तक उम्मीद करें इनके चलने की? देखिए विपुल जी, दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि उनके हिसाब से मार्केट नहीं चलती है। मार्केट अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से चलती है। और हमेशा कभी ऐसा नहीं होता कि सारे सेक्टर एक साथ चल रहे हों। अगर सारे चल रहे होंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट अनमेच्योर है। तो आपके कहने से नहीं चलने वाली है ये तो क्लियर है, लेकिन पावर सेक्टर में कॉन्फिडेंस बना हुआ है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, सब्र का फल मीठा होता है। और अगर आपको मीठे से एलर्जी है तो कोई बात नहीं, सब्र का फल अच्छा होता है, ये भी मान के चलिए। तो फिलहाल वेट करिए। हम्म। अंकुश अग्रवाल जी आ गए हैं आपके लिए और कह रहे हैं कि रवि सर की शख्सियत है चट्टान जैसी, जो तूफानों के आगे भी झुकती नहीं। रवि सर की शख्सियत है चट्टान जैसी, जो तूफानों के आगे भी झुकती नहीं। आपको मस्त नीली शर्ट की ज़रूरत नहीं, आपकी जवानी वैसे भी छुपती नहीं। तो मतलब रवि सर, मतलब अब क्या ही बोला जाए। हैं, मतलब लड़के भी आपके लिए शायरी कर रहे हैं, कन्याएं भी शायरी कर रही हैं, और क्या चाहिए जीवन में। बहुत शानदार सर। चलिए। लेकिन सर, बहुत शानदार ये आपका जो डायलॉग है ना, ये इतना वर्ड फेमस हो चुका है, जैसे वो अमिताभ बच्चन का है फेमस हो गया वैसे ही आपका बहुत शानदार। लेकिन विपुल जी, एक बात तो है, मानिए कहीं ना कहीं से जिस हिसाब से मार्केट में आप लोग जो एयू को फॉलो कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए ट्रेड करते हैं, बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, सोल्यूशन में मिलते हैं, मुझे लगता है ये दर्शकों का प्यार जो है वो इसीलिए बढ़ता जा रहा है। और अच्छी बात है कि कम से कम आप जो भरोसा जता रहे हैं। और हाँ, मैं स्टार्टिंग करना भूल गया, आज शायद आपको केक काटने की बारी है। नहीं, अभी मेरी पूरी टीम के साथ आने से पहले जब हम लोग ऑर्डर कर रहे थे तो क्योंकि आज तो शुभम जी भी अभी 15-16 मिनट में जुड़ रहे हैं, उनसे भी सबसे टीम की बात हुई, ऑर्डर हो रहा था, लेकिन ये बोला गया कि रवि जी से बोलिए कि जब वो ऑफिस आएंगे तो उनसे ही केक कटवाना है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में ही ये नंबर अचीव हुए हैं। तो फिर ये आम सहमति बनी कि नहीं ठीक है, अगले हफ्ते या फिर कभी भी जब भी आप हमारे स्टूडियो आकर के शो करेंगे उस दिन ये व्यवस्था रखी जाएगी। अभी आप 1:30 बजे 16 मिनट बाद जो है शुभम जी जुड़ेंगे हमारे साथ, तो आप ये प्रश्न जो है वो उनसे भी पूछ सकते हैं, तो अभी वो इस पर ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। तो ये आम सहमति बनी कि आपके हाथों केक कटना है। अरे सर, देखिए मैं ये जरूर कह सकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा मेरे लिए सोच रहे हैं। लेकिन और मैं बताऊं कि शुभम जी का सुबह ही मैसेज आ गया था, लेकिन आज कुछ ऑफिशियल मीटिंग के चलते मैं प्रोग्राम भी 2 मिनट लेट ही ज्वाइन करा। जी। मैंने बीच मीटिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन किया, और अगली मीटिंग जो है वो 2 बजे इसीलिए रखी कि एटलीस्ट मैं शो को कर सकूं। तो क्षमा चाहूंगा इस हफ्ते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि विपुल जी, आपको केक जरूर मंगाना चाहिए था। हमारे शुभम जी, आप और मनोज जी और धीरेन्द्र जी, नहीं नहीं, वो और सब रहेंगे सर, लेकिन ये आप अगर आप भी जुड़ जाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। नहीं तो सर, मैं यहाँ से दूर से मैं देख सकता नहीं था, नहीं, दूर साथ में से आपको मैं खिलाया जाएगा सर, आपके हाथों ही केक कटेगा। तो ये सबकी आम सहमति थी, तो कि आपकी उपस्थिति में ही ये काम हो। तो अगले हफ्ते ही सही, जब आप अगले हफ्ते या फिर जब भी आपके पास समय हो, आप भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो आप आइए यहाँ पर, यहीं पर जो है पहले केक कटेगा और शो के बाद फिर सब लोग लंच करने चलेंगे फिर साथ में। तो जी इसलिए ये बिल्कुल, निर्णय हुआ। बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद सर, ठीक बहुत सर। बहुत। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। गेल को लेकर के प्रश्न है, और गेल जो है अभिषेक अदानिया जी हैं, 186 पर लेकर के बैठे हैं 300 शेयर। सर क्या करना चाहिए गेल पर अभी करंट लेवल पे? देखिए 186 पे लेके बैठे हैं, 188 चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि गेल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म गेन में ही निकलना चाहते हैं तो निकल जाइए, वापस आपको 180 टू 185 के लेवल फिर से मिलेंगे तो वहां पर भी एंट्री कर सकते हैं। तो जॉबिंग करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करके रखें। जी चलिए अब सीधे चलते हैं जरा लखनऊ। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं राजेश जी? जी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही बहुत अच्छे रहिए सर। आप बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा ये है कि मैं भी 1.5 साल पहले से, मतलब 6 साल से मतलब स्टार्ट किया था। हाँ तो उसमें मार्केट काफी तेज थी तो मैं कई शेयर्स में मतलब फंस भी गया था। तो डॉक्टर रवि साहब का मतलब राय से मैंने काफी स्विच किया तो उससे मेरे काफी कुछ फर्क पड़ा और काफी ग्रीन हो गया। पर 1-2 स्टॉक रह गए हैं, जो ONGC भी एक है, जी जो कि ONGC मेरा जो है 309 के रेट से 100 शेयर पड़े हुए हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कई मैंने तो इसमें जो डॉक्टर ने बताया था कि स्विच कर जाए तो कुछ में स्विच करो तो वो तो ग्रीन हो गए, लेकिन ये अभी भी काफी नीचे है। लोग क्या करें इसमें? हम ये सोचा चाहते कि ये मतलब स्विच करें या फिर वेट करें या होल्ड करें। ठीक है सर, पूछते हैं सर। ONGC में सर अभी भी जो है 50 रुपये 59 रुपये के आसपास का इनका नुकसान बरकरार है। अभी थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 5-6 महीनों से नहीं चल रहा है, 2-2.5% का रिटर्न रहा है। बीते 1 महीने में बाजार में रिकवरी रही है, उसमें भी नहीं चला ये। अभी क्या करें सर? थोड़े से परेशान से लग रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी ONGC पे? विपुल जी, जो आपने अभी ग्राफिक्स लगाया था ना वो बड़ा सुंदर लग रहा था। मैं उसको देख के ना एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, जिसने भी बनाया है। ये आपकी प्रतीक जी हैं सर, हमारे ग्राफिक्स डिजाइनर। उनकी तरफ से अब ये जो है बन रहे हैं और वाकई में अच्छे ग्राफिक्स बना रहे हैं वो। अभी सर आपको 2-4 दिन के बाद अगली बार मंडे को आप आएंगे तो आपको और अच्छे अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे सर। प्रतीक जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। और सच बताऊं तो आपका जो ये ग्राफिक्स है ना, ये आपके आंसर को एकदम जो है वो जो मेरा आंसर है उसको एकदम मैच करता है। उसमें उसको प्लीज आप ग्राफिक्स को चला के रखिए। इनके सवाल को किस लिए कह रहा हूं, उसका जी रीजन है हाँ हाँ कि ONGC देखिए इस समय चल रहा है 248, और जो ये एक सर्किल घूम रहा है ना, ये कह रहा है होल्ड करे ये। तो मेरे हिसाब से यही है कि जो टाइम मशीन है ना, इसको चलने दीजिए थोड़े दिन, ज्यादा नहीं है, 3 से 6 महीने में आपको 300 के आसपास के 280 के लेवल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि 240, 235, 245 इन लेवल्स पर अगर आप थोड़ा एवरेज कर पाएंगे तो अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो 250 या 252 के ऊपर जैसे ही ट्रेड होना शुरू हो तो ये आप फिर से लीजिएगा। तो जो ये जो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, क्योंकि मुझे याद आता है कि इंटरनेट हम लोग जब यूज करते हैं और इंटरनेट चला जाता है तो वो सर्किट ऐसे ही घूमता है। जी फिर उस समय क्या करे आदमी, तो याद आता है थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये सर्किल अभी घूम रहा है। तो बहुत वेट बढ़िया। करने की सलाह। और देखिए हाँ जैसे आपने होल्ड करने को बोला, होल्ड करने की बटन भी लग गई है सर नीचे। एक बार दिखा दीजिए सर को, जो होल्ड करने की बटन भी लगा दी गई है। जैसे आपकी जो रिकमेंडेशन रहेगी तो उस हिसाब से वहाँ पर मोहर जो है लगा दी गई है हमारी टीम की तरफ से। चाहे ये देखिए होल्ड की सलाह यहाँ पर दी जा रही है रवि जी की तरफ से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे जो है पावर को लेकर के। SJVN पर सवाल आ गया है। शुभाराम स्टॉक मार्केट न्यूज़ टिप्स के नाम से आईडी बनाई हुई है। SJVN पे इन्होंने सर 122 पे इनकी एवरेजिंग आ रही है और कह रहे हैं कि मैं होल्ड कर सकता हूं 1 साल तक। नाम गौरव त्यागी सोनीपत। अच्छा, सोनीपत से गौरव त्यागी जी हैं सर। इनकी खरीद का भाव 122 है, 100 रुपये पे चल रहा है, 22 रुपये के नुकसान पे हैं। 1 साल वेट कर सकते हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या अभी वेट कर रही? बिल्कुल वेट करिए। और जो राम बाबू जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर टिप आज का कॉल क्या होगा, उसमें कॉल में भी इसको मैं कहूंगा ग्राफिक्स टीम अगर प्लीज ऐड कर पाए। पहले जी ही जी मैं बोल दे रहा हूं लेकिन लास्ट में आप लोग जरूर चला लीजिएगा। तो करना क्या है, इसमें 100 रुपए चल रहा है और यहीं पे करना है इसको बाय। टारगेट होगा 110 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा इसका 97 रुपीज से 96 रुपीज का। तो 96 के स्टॉप लॉस से इसको दे दीजिए बाय। टारगेट रखिए 110 रुपए का। तो आपको भी होल्ड ही करना है, फ्रेश बाय करने वालों के लिए भी मौका है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है खरीदारी करके भी चल सकते हैं। आपके लिए होल्ड करने की सलाह है, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हमारे प्राइम मेंबर बने, श्रीनिवास चौधरी जी। थैंक यू, वेलकम टू द फैमिली श्रीनिवास जी। और आप लोग भी इस प्राइम मेंबर के सदस्य बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें। और इस बीच अगला प्रश्न लेकर के आते हैं। ट्विन फ्लेम्स के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि रवि सर अपना IRFC पे अपना व्यू दे दीजिए प्लीज़।
तो ये जितने भी रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स हैं, कल की पिटाई के बाद, कल हम रात में देख रहे थे, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो सर अभी क्या करना चाहिए IRFC को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए IRFC 138 आ गया, 135 के आसपास तक थोड़ा और डिप आ सकता है, लेकिन बट स्टॉक में अभी कुछ खास ऐसा निगेटिविटी ट्रेंड यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा, तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। और अच्छा है थोड़े जॉबिंग, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से क्यों कहता हूँ प्रॉफिट थोड़ा बुक करते चलिए, वापस डिप मिलेगा फिर खरीदते चलिए, फिर करिए। तो डे टू डे एक्टिविटी में इस तरीके के ट्रेड करते रहिए, जिससे कि आपका मन भी लगा रहे, पैसे भी बनते रहें और खुशी भी मिलती रहे। जी चलिए, बिल्कुल। और इस बीच इस पर लेकर के और भी हमने बातचीत की है, इस पर हम आपको जानकारी देते हैं। लेकिन राम कैलाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राम जी नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया है, ठीक है सर। और आप सब कैसे हैं? हम सब बहुत बढ़िया हैं सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैं रवि सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका तो है ही हूँ। अरे सर, ये थैंक कह यू। रहा हूँ सर, रवि सर के एक स्ट्रेटजी जानना था सर। मैं गेल पे जो है 177 पे 100 शेयर लिया हूँ सर। 177 मेरे पे? पास 177 पे जी सर। तो हाँ। प्रॉफिट में तो हूँ जी। लेकिन मैं ये स्ट्रेटजी में से पैसे निकालना नहीं चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ जब भी डिप मिले तो बाई कर रहा हूँ, जब भी डिप मिले तो बाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसे से टीचर हूँ सर, तो पैसे अच्छा। निकालना नहीं चाह रहा। हम्म लेकिन मैं रवि सर से ये जानना चाह रहा हूँ सर हम्म कि जैसे डिप अभी हाई पे गया है, मैं प्रॉफिट में बुक करके वो भी कुछ बुक करके 50% बैठ जाऊँ, जब लो पे आए फिर ज्यादा खरीद लूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ? या फिर जब डिप आए केवल खरीदारी ही करूँ? चलिए ठीक है, लेकिन आपके तमाम प्रश्न तो बहुत अच्छे हैं। एक चीज आपने कहा कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं। टीचर का मुनाफा जी, बुक तो करने से क्या संबंध है सर? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए जी सर। राम जी 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 हमसे पूछ रहे हैं जी, आप बताएं ही सर। से पूछ रहे हैं। आपने कहा कि मैं मुनाफा नहीं बुक करना चाहता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, तो टीचर लोग नहीं, मुनाफा नहीं सर, बुक करते क्या सर? नहीं नहीं सर, नहीं, वो मेरा वो बोलने में आप मुझसे गलती हो गई होगी। मेरा अरे मतलब ये है कि पैसे की दिक्कत नहीं रहती कि अरे मुझे सर कभी कैश ना पे रहे। बैठ जाए, कैश नहीं पे नहीं, बैठ जाए। शिक्षकों के कैश पास पे वैसे भी बैठा है कमी ऐसा। नहीं रहनी चाहिए सर। और आप पर जो है जी। विशेष सरस्वती माता की कृपा बनी हुई है। बच्चे अरे जो है आप आपके सबकी अच्छे कृपा करें। बनी रहे और सरस्वती माता की दया। जी सर, मैं मेरा मतलब समझ गए होंगे आप सर। बड़े बिल्कुल, भावनाएं तो हम तुरंत समझ जाते हैं सर। बाकी रवि जी से पूछ सर, लेते हैं। बोलने में हाँ शब्दों में त्रुटि हो सकती है, बाकी भावनाएं तो आप समझ जाते अरे हैं। बिल्कुल लोगों बिल्कुल से बात सर। करते रवि सर क्या सलाह रहेगी आपकी राम जी के लिए? देखिए मैं राम कैलाश जी से के साथ में मुझे एक थॉट आ रहा था जब तक ये बता रहे थे और ये प्रतापगढ़ से बोल रहे थे। तो जब खास बात ये होती है कि जब ये इस तरीके से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में मैं मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। लगता है सुनते रहे, बढ़िया बढ़िया लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ा चार चांद तब लग जाता है जब विपुल जी बोलते हैं, और इसीलिए विपुल जी फेमस है। और इनफैक्ट मेरे को एक बात अचानक से याद आ गई, मैं उस समय तो हालांकि नहीं बन रहा था लेकिन मैं भूल गया। जी और वो खास बात ये है कि जब कोई शायरी भेजता है और जो अंदाज विपुल जी का है, उस अंदाज में जब वो बताते हैं तो उसमें चार चांद और लग जाते हैं। तो ये अद्भुत है खास सर। बात है। और देखिए होता क्या है, जैसे सपोज करिए कि एक डायलॉग है जिसे अमिताभ बच्चन बोल रहा है और एक डायलॉग है जिसे हमारे सर बस आजकल नए पीढ़ी लोग बोल रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लगेगा बुरा बोल रहे हैं। तो नहीं। सर सुनने में तो कानों को सुख देता ही है। और राम कैलाश जी आप टीचर हैं, भगवान करे आप अच्छे से ग्रो करें, आपका परिवार बहुत सुव्यवस्थित चले। देखिए दो चीजें हैं, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के हिसाब से देख रहे हैं तो इस पे एसआईपी करते चलिए, क्योंकि ये स्टॉक डिविडेंड भी देता रहता है, इसलिए कोई पैनिक नहीं है। लेकिन जैसे आपने 100 स्टॉक रखे हैं तो इस 100 स्टॉक को धीरे धीरे पहुंचाइए 1000 स्टॉक तक। और उसके बाद फिर जब आएगा लेवल, जैसे अभी 10 रुपए मिल रहे हैं, आप 10 रुपए अगर मान लीजिए आप 50 स्टॉक में बुक भी कर लेंगे तो आपको कुछ खास मुनाफा नहीं होगा, छोटा मोटा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रेड बढ़ाइए, फिर 100-200 स्टॉक्स में ऐसे 500 मुनाफा बुक करिए। फिर लगेगा कि आज पेट्रोल का खर्चा निकल गया, आज घर वालों के लिए कुछ कपड़े खरीद के ले जाता हूँ, आज जो है वो कहीं बाहर कुछ खाने के लिए मन करे तो वो भी हो, कुछ बच्चों को दिलाना है तो वो भी खुशी मिले। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी को रखिए ना, तो वो जुनून और वो जोश जो है वो डबल हो जाता है, जहां तक विपुल जी मैं समझता हूँ। नहीं नहीं, तो बिल्कुल सही बात। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से आप पोजीशन को होल्ड रखिए, छोटे मोटे आते रहेंगे, 82 के आसपास आता है तो और खरीद लीजिए। क्वांटिटी जब 1000 हो जाए तब फिर इस तरीके की जो आपने बताई वो स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे तो आपको और बेहतर जो है वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और बहुत बहुत मुबारक सर, बड़ी दिल से खुशी होती है जब टीचर, प्रोफेसर
क्योंकि मैं भी एक प्रोफेसर का ही बेटा हूं। और दूसरी तरफ जब आप लोग जब करते हैं, जैसे कुछ हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो लोग भी जब इस तरीके से बात करते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा जुड़ाव सा ज्यादा महसूस होता है। तो नहीं सर, टीचर नहीं, तो बिल्कुल फिलहाल बहुत रिस्पेक्ट। बिल्कुल सर। तो उम्मीद करते हैं राम जी आपको उत्तर मिल गया होगा। अभय कुमार जी ने हमें धनराशि भेजी है 40, कितनी भेजी मिस हो गया मुझसे। इनका सवाल ले लेते हैं। इनके पास एचएल के शेयर हैं, 3424 की एवरेज प्राइस है, 58 शेयर इनके पास हैं, 1 साल का नज़रिया है और जानना ये चाह रहे हैं कि अभी मैं होल्ड करूं या निकल जाऊं, क्या करना चाहिए। एक और सर डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी जिस पर प्रश्न आया हुआ है, आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी और कितनी उड़ान बाकी है? हालांकि इनकी प्राइस बहुत अच्छी है 3424 की। देखिए प्राइस अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। दो लेवल हैं, या तो आप 52 के ऊपर चलेगा तो ये 56 57 तक जाएगा, या फिर वापस अभी 45 तक के लेवल आएंगे। मैं आपकी जगह होता तो एक बार को प्रॉफिट बुक करके थोड़ी सी खुशी तो जरूर होती। तो एक बार के लिए चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें, पूरा नहीं तो आधा कर लीजिए। बाकी जो लेवल्स बताए गए हैं उसका ध्यान रख लीजिए। जो कि हमारे प्राइम मेंबर हैं जानना चाह रहे हैं कि हुंडई आईपीओ के टाइम से लिया हुआ है सर, अब क्या करें? हैदराबाद से हैं चौधरी साहब। सर काफ़ी लंबा टाइम हो गया इनको जो है हुंडई को होल्ड करते हुए। ऑटो शेयरों में जो रिकवरी आ रही है, क्या इनको होल्ड करना चाहिए अभी? अभी क्या करें, क्या सलाह रहेगी आपकी हुंडई पे? विपुल जी, वैसे मैं हुंडई को बहुत बड़ा फेवर तो नहीं करता हूं कि नहीं इसको होल्ड करना चाहिए, काटना चाहिए, लेकिन हाँ चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ पर होल्ड करने की राय दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें जो है इसकी जो नंबर्स हैं वो थोड़े से चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को वापस से 1950 1980 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। तो होल्ड करके रख लीजिए, लेकिन नेक्स्ट वीक अपडेट जरूर लीजिए। जी ठीक। चलिए विशाल जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे, उनसे बातचीत करते हैं। जैन साहब नमस्कार। सर नमस्ते सर। नमस्ते जैन सर, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ सर। आप सब कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं विशाल जी? एकदम बढ़िया सर। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम हमारे आपको? सर बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर, और रवि सर के जो जो उन्होंने कहा था उससे मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है सर अभी। अरे थैंक यू सर, आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहे, आपका पोर्टफोलियो हरे निशान में रहे, यही कामना है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ स्टॉक्स हैं, 1456 का परचेज है, तो उसका 6 मंथ से 1 ईयर का टारगेट मुझे जानना था। ठीक है सर, और 6 मंथ से 1 ईयर का टारगेट। अभी सर थोड़ा सा मतलब जो है रिलायंस ने मतलब आप कह सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि अब उस तरह के रिटर्न जो पहले मिलते थे रिलायंस में, उस तरह की रैली देखने को नहीं मिलती। आपकी सलाह क्या रहेगी? हालांकि अपने क्षेत्र का दिग्गज है, बाजार का दिग्गज है, आप क्या सलाह देंगे? अभी होल्ड करके बने रहें सर? देखिए बिल्कुल होल्ड करके बने रहे हैं, लेकिन 1510 1520 के आसपास आता है तो बिल्कुल जिस श्रद्धा से आप इसको नजर रखे हो उसी श्रद्धा के साथ में वापस से एक बार पूछ लीजिएगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़े हैं तो बेहतर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में वो सारी चीजें फेल होती हुई नजर आती हैं। तो फिलहाल जब तक मोमेंटम है तब तक, जब तक ट्रेंड है तभी तक हम आपके फ्रेंड हैं। तो फिर ट्रेंड को फॉलो करते हुए थोड़ा दिन वेट और कर लेते हैं। ठीक सर, ये सलाह विशाल जी आपके लिए है। सर पावर ग्रिड जरा चेक कीजिएगा क्या करना चाहिए अभी। 298 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में करीब 7% करेक्ट हो चुका है। क्या ये अब निगेटिव जोन में जा चुका है? नतीजे आए, प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा, लेकिन क्या जो लोग बने हुए हैं इस उम्मीद में कि चलेगा शेयर, उनको निकलना चाहिए या बने रहना चाहिए? और फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पे? बिल्कुल देखिए, 292 से लेकर 288 तक के लेवल आपको अगर देखने को मिल जाए तो ये सौभाग्य होगा। और फिलहाल चूंकि पूरा पावर सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है तो चलने से पहले थोड़ी शांति दिखना यहाँ पर संभव है। धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है, ये अच्छे साइन है, तो होल्ड करके रखिए। होल्ड करके चलें सर। सर सुजलॉन कब 62 के पार होगा सर? ये मतलब आज भी देखिए 61 के ऊपर पहुंच गया है। अब ये वहीं पर घूमता है, फिर नीचे जाता है, फिर वहां पर आकर के मतलब लोगों को लगता है अब गया, अब की गया, और फिर रुक जाता है। क्या करना चाहिए? बहुत लोग फ्रेश बाइंग के लिए सवाल कर रहे हैं, और जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए 62 ही इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप उसके ऊपर खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 2-3 हफ्तों में 62 के ऊपर अगर आप खरीदेंगे तो फिर उसके 3 हफ्ते बाद फिर वापस से कहेंगे सर 55 आ गया, आप क्या करें? तो फिर
समझ ही रहे होंगे आंसर क्या है, लेकिन फिलहाल अभी ट्रेड यहाँ पर नहीं बन रहा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं है, इन लेवल से प्रॉफिट बुक करके निकलने की ही ज्यादा समझदारी है। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, मनी बाजार स्टॉक के नाम से हैं, और इनका उत्तर जो है आपसे हम बाद में लेंगे, लेकिन सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं मैं दीपक गुप्ता, बक्सर बिहार से हूँ, उम्र 24 साल है, अभी 24 साल की उम्र है और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। कह रहे हैं जब भी बाजार गिरता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है, तो पेशेंस कैसे बनाए रखें। 5 लाख के कैपिटल में पोर्टफोलियो 30% प्रॉफिट में है। अब 24 साल आपकी उम्र है, 5 लाख के पोर्टफोलियो में 30% प्रॉफिट है, उसके बाद भी अगर घबराहट हो रही है तो फिर क्या ही कहा जाए सर। चलिए आपका उत्तर अभी लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक और उत्तर देने के लिए अब हमारा विशेष सेगमेंट का वक्त हो चुका है। 1:32 हो चुके हैं, तो जानते हैं कि क्या बात है। ज़रूर कोई बात है। जरूर कोई बात है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम शंखधर जी मुंबई स्टूडियो से, और तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच अपनी बाधाओं को पार करते हुए वो सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विशेष सेगमेंट के लिए खाली। और पिछली बार जो हम लोगों ने एक शेयर डिस्कस किया था एस्ट्रल, मतलब क्या शानदार इस हफ्ते मूव रहा। हालांकि कल जो है हमने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पर दबाव देखने को मिला, लेकिन पहली बार जो है हमने देखा 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ एस्ट्रल का शेयर। काफ़ी शानदार प्रदर्शन एस्ट्रल का रहा है, अभी 1360 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये प्रदर्शन जो है, इस तरह के प्रदर्शन वाले शेयर हम ढूंढ करके लाते हैं। शुभम जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रवि जी अभी शिकायत कर रहे थे केक के लिए, तो हमने कहा सर्वसम्मत से निर्णय हुआ है कि आपकी उपस्थिति में ही केक जो है कटेगा। तो आज की पहली कंपनी बताइए, और रवि जी की मुस्कुराहट आप देख ही रहे, बताइए। नहीं, बिल तो आपने अच्छा फाड़ा है, अब मैं समझ गया। आपको रवि जी को बड़ी बधाई, जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा उसे हासिल कर लिया। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि मैं अगले हफ्ते जब आऊंगा स्टूडियो तो रवि जी को भले मुझे खुद लेकर आना पड़े, साथ लेकर आऊंगा, और मैं, आप और रवि जी साथ तीनों लोग अगली बार साथ में केक काटेंगे। बिल्कुल, तभी मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की पहली कंपनी जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है इंटर आर्क बिल्डिंग करके। ये कंपनी दरअसल जो प्री स्टील बिल्डिंग मटेरियल है इसमें काम करने वाली कंपनी है। कंपनी के बारे में अगर आप देखें तो ये कंपनी पिछले 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, साल, आप कोई भी टाइम फ्रेम पर देखिए, इस कंपनी ने लगातार अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन दिए हैं। अगर आप स्टॉक बायर हैं इसके, तो आपको लगातार एक अच्छा प्रॉफिट मिला है। हम बात शुरू करते हैं चार्ट से, और उसके बाद फिर बाकी इस कंपनी को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करते हैं। जो चार्ट इस समय मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, ये चार्ट है इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट का। रवि सर के चश्मे से इसको देखेंगे, समझेंगे कि ये कितना मजबूत चार्ट उनको दिख रहा है। जो मैं देख पा रहा हूं, अगर आप इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ढूंढना चाहें तो आपको वो भी मिल रहा है, और अगर आप इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न ढूंढना चाहें तो आपको वो भी दिख रहा है। अगर आप इसको ये डेली चार्ट है इस कंपनी का, और ये जिस मौके पर खड़ा है, और नीचे आप ये जो 2 मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये इस समय गोल्डन क्रॉसओवर की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखिए 3 बड़ी बातें। पहला, बुलिश मूवमेंट है। दूसरा, स्टॉक जिस मकाम पर खड़ा है उस मकाम पर अगर ब्रेकआउट आया तो क्या तेजी आएगी, और अगर तेजी आएगी तो उसके साथ अगर आप मूविंग एवरेज को देखें, जो एक तरीके से लैगार्ड इंडिकेटर होता है, जो थोड़ा देर में बताता है हाँ भाई नीचे गोल्डन क्रॉसओवर बनता दिख रहा है। 50 दिन का मूविंग एवरेज 100 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से काट रहा है। चार्ट का आप पैटर्न देखिए, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इस स्टॉक पर, ये इसके लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंट रेखा है। आप ये देखिए, अगर ये नेकलाइन क्रॉस होती है, अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर का ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये डिसाइसिवली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ता है, तो क्या इसमें अच्छी खरीदारी बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये रवि जी से जानेंगे। अब इस कंपनी के बारे में कुछ और चीजें जो आपको समझने की, जानने की जरूरत है। अप्रैल में इस कंपनी को 300 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला, जो इस कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर साइज था। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला। प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार में ये कंपनी है। मेटल की छतें हो गई और इस तरीके की चीजें ये बनाती है। कंपनी डेट फ्री है। देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कंपनी ऐसी हो कम से कम कि भाई कोई कर्ज उस पर नहीं है। कंपनी का जो मुनाफा है
वो प्रॉफिट मार्जिन और मुनाफा दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर का अगर आप नतीजा देखेंगे तो लगातार मुनाफा और प्रॉफिट बढ़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% से ज्यादा है। देखिए, ये उस कंपनी की स्थिति है जिस पर कर्ज नहीं है। अगर कर्ज भी लिया होता 10-12% पर तो भी आपको 12% से ज्यादा का रिटर्न मिलता, और यहां तो 25% का प्रॉफिट मार्जिन सीधा सीधा आरओसी है। ग्रासिम, बर्जर पेंट्स, टिमकेन जैसी बड़ी कंपनियां इस कंपनी की क्लाइंट हैं। कंपनी में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर समझने की जरूरत है कि अपनी जो और पीयर ग्रुप की कंपनीज हैं उनसे इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। इस समय इसको चुनने की एक वजह और है। एक तो ये जिस मकाम पर खड़ा है, जिस मुहाने पर खड़ा है, वो इंपॉर्टेंट वजह थी। इसके अलावा एक वजह ये थी, इस कंपनी में एक हफ्ते में आमतौर पर जो एवरेज वॉल्यूम होता था वो 9 लाख शेयरों का होता था, यानी कि 9 लाख शेयर खरीद फरोख्त हाथ बदलते थे। लेकिन बीते 3 दिन में अगर आप देखें, आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तब इंटर आर्क बिल्डिंग में जो वॉल्यूम है वो 1,82,000 शेयरों का है। एक हफ्ते का जो एवरेज था, माफ कीजिए, 1,63,000 शेयरों का होता था, और एक हफ्ते का जो एवरेज है वो लगातार इसमें बना हुआ है, और वीकली एवरेज से अब ये शेयर ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि इसमें इंटरेस्ट है। दूसरी बात, आप अगर इसमें देखें, एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, 5.9% से घटकर 4.7% आ गई है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 2.5% के आसपास है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिसके बाद कंपनी में अच्छी तेजी देखने को मिली। आज इस कंपनी के नतीजे भी हैं। जी हां, आज इस कंपनी के नतीजे भी हैं। यह भी एक बड़ा फैक्टर है इस कंपनी को चुनने का। ठीक, और इन सब के बीच में कंपनी ने जो है करीब 20 एकड़ लैंड जो है एक्विजिशन किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके चलते जो है हमने देखा था 2-3% की तेजी 1-2 दिन पहले यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो टेक्निकल चार्ट को लेकर के हो, फंडामेंटल्स हो, और आज रिजल्ट भी हैं। आज सुस्ती भी थोड़ी सी देखने को मिल रही है रिजल्ट के चलते, तो देखते हैं रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति परिस्थितियों को देखने के बाद रवि सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी चार्ट्स और फंडामेंटल को देखने के बाद? देखिए, मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ दिन में शुभम भाई को ये कहने लगूं चार्ट पंडित वाला एक शो जरूर स्टार्ट करिए, क्योंकि वो अब चार्ट पंडित होते जा रहे हैं। और उन्होंने बड़खूबी, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूं कि हालांकि उनका प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो पार की नजर है उस पर मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से इसको फाइंड आउट किया। 2 पैटर्न बन रहे हैं, बट हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, जो कि स्ट्रेंथ देगा। बस सिर्फ खास बात क्या है, चूंकि ये डेली चार्ट पर बन रहा है तो इट विल टेक 2 मंथ to 3 मंथ टू मैच्योर होने के लिए भी उसको समय चाहिए। और लेकिन जो आज का अग्रेशन है, और जो 300 करोड़ के ऑर्डर की बात की, तो पिछला कंपनी का रिकॉर्ड देखें तो जो नेट रेवेन्यू था वो पूरा का पूरा 300 करोड़ के आसपास ही होता था। तो बड़े ऑर्डर, बड़ी पहचान, बड़े लोगों के साथ टाई अप का सीधा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और 3,000 करोड़ की ये ऐसी कंपनी जो कि 30 के पीई पे मिल रही है, मुझे लगता है कि कंपेयर टू पीयर अगर फंडामेंटल देखें तो वो भी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो जरूर कोई बात में ये बात तो दिखाई दे रही है कि स्टॉक की चलने की तैयारी यहां से स्टार्ट हो सकती है। कहां तक जाएगा? पहला टारगेट 1890 और दूसरा टारगेट 2000, इन लेवल्स को पहले छुएगा। अगर कोई करेक्शन मिलता है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। मैं तो चाहता हूं कि रिजल्ट भले चाहे जैसे आए, लेकिन स्टॉक जरूर करेक्ट हो जाए, और करेक्ट हो जाए तो रिजल्ट थोड़े नाखुश भी कर रहे हो तो भी इस स्टॉक को एक्युमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा दिन तक इन लेवल्स पर टिकेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर नजर बना करके चलें। कई सारी बातें यहाँ पर निकल करके आई हैं, चार्ट्स पर हो या फिर फंडामेंटल्स हो या फिर ऑर्डर की बात हो, तमाम चीज़ों पे जो है आपकी नज़रें होनी चाहिए। 2 टारगेट यहाँ पर जो दिए गए हैं उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला टारगेट जो दिया गया 1890 से 2000 के आसपास के लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। जो गिरावट अगर कोई भी आती है तो उसमें एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, ऐसा रवि जी का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर हम बातचीत करें। और 1780 के आसपास हमने इस पर बातचीत शुरू की थी। अब 1790 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1790-50 का भाव यहाँ पर अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो टारगेट निकल के आए हैं
वो रवि जी की तरफ से 1890 और 2000 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो ये बात रही इंटर आर्क बिल्डिंग की। अब आज की दूसरी कंपनी पे बातचीत करते हैं। दूसरा शेयर जहाँ पर कुछ बातें होती हुई दिखाई दे रही हों। जी देखिए, दूसरी कंपनी जो है वो है, आज मैंने खास तौर पर चुनी थी क्योंकि रवि सर आए थे। रवि सर की पहचान पुराने ना कमोडिटी एक्सपर्ट की है। जब मैं शुरुआत कर रहा था अपना कैरियर, तब इनसे कमोडिटी पर बड़ी बात करता था, और कमोडिटी पर भी ये उतनी ही पैनी और तीखी नजर रखते हैं जितनी शेयर बाजार पर। तो अगली कंपनी जो है वो है एलटी फूड्स, जो चावल और चावल के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। चावल वाली कंपनियों में एक अच्छी बात ये होने वाली है, ये अच्छी बात होने वाले जो आसार थे वो ये थे कि भारत और पाकिस्तान का जो टकराव हुआ था, इसके बाद जो सिंधु घाटी का समझौता रद्द हुआ था, वहां पानी नहीं पहुंच पाएगा। चावल के लिए पानी की फसल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो कहा यह जा रहा था कि जो भारत में चावल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो एलटी फूड्स जैसी कंपनियां, इनको फायदा होगा। दावत और तमाम ऐसे ब्रांड जो इस कंपनी के हैं। अब आप जरा इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। कंसोलिडेशन कितना लंबा हो चुका है, और अगर आप इस चार्ट को मैं डेली से वीकली कर देता हूं तो बिल्कुल आंखें खुल जानी चाहिए। क्यों खुल जानी चाहिए? आपके सामने है। आप इस स्टॉक की जर्नी देखिए। ये जो मूविंग एवरेज इसमें लगा है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। इस कंपनी ने 50 दिन के मूविंग एवरेज को साल 2021 से कभी ब्रेक नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी वीकली क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ या 1-2 वीक तक लगातार नीचे बनी हो। अब ऐसा शेयर आपको अगर बिल्कुल उस मूविंग एवरेज के साथ एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के साथ मिल रहा हो, वीकली कैंडल के साथ, तब जब अच्छा मॉनसून आ रहा हो, मॉनसून के सामान्य रहने के, बेहतर रहने के संकेत मिल रहे हो, तब जब भारत की चावल कंपनियों को अच्छा क्वार्टर देखने को मिल सकता है, ये फसल अच्छी देखने को मिल सकती हो, तब जब कंपनी ने बेहतर नतीजे दिए हों, तब ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं। ये जिस मुहाने पर खड़ा है, आप ये देखिए कि अगर इसने ब्रेकआउट दिया, जिस लेवल पर ये है, और इसने अगर ब्रेकआउट दिया, तब इसमें क्या होगा? अच्छा मॉनसून कंपनी के लिए बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, बीते 5 वर्षों से लगातार मुनाफे में अच्छी वृद्धि हुई है। ये एक ऐसी कंपनी है जो 1-2 साल नहीं, पिछले लगातार 4-5 साल से अगर आप देखेंगे तो लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही है। प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के करीब खड़ा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी घटी है। देखिए, सफेद देख रहे हैं तो स्याह भी देखिए। केवल मीठी बातें नहीं, कड़वी बात यह है कि अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो प्रमोटर क्यों निकल रहे हैं, यह देखना होगा। एफआईआईज लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं, यह एक आप सकारात्मक बात मान सकते हैं। और एफआईआईज की खरीदारी कोई एक हफ्ते की खरीदारी नहीं है, एक तिमाही की खरीदारी नहीं है। मार्च 2024 की तिमाही से लेकर आज हम मार्च 2025 की तिमाही में पहुंचे हैं। पिछले 1 साल में हर तिमाही में कंपनी में एफआईआईज की हिस्सेदारी बढ़ी है। मार्च 2024 में 5.1% हिस्सेदारी थी, जून में यह 5.9% हो गई, सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 8% हो गई, दिसंबर क्वार्टर में 9.25%, और अब 9.5% से ज्यादा अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज की खरीदारी हो चुकी है। पिछले 5 क्वार्टर से लगातार एफआईआईज खरीद रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में थोड़ी सी कमी आई है। एलटी फूड्स वीकली चार्ट्स पर जहां खड़ा है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पर खड़ा है, क्योंकि उस मूविंग एवरेज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बनाई है, जहां पर अच्छी तेजी बनती दिख सकती है। कंसोलिडेशन की अगर आप बात करें तो नीचे एक अच्छा कंसोलिडेशन है, एक अच्छे लेवल को सपोर्ट किया है, रिस्पेक्ट किया है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जो यहां से करीब करीब आप मान के चलिए तो 70-80 रुपए ऊपर बनता है। मॉनसून अच्छा रहा, चावल की फसल अच्छी हुई, अच्छे दाम मिले। पूरी दुनिया में इस समय अगर आप देखें तो चावल की कीमतों में थोड़ी सी तेजी है, बुलिश हैं लोग। ऐसे में क्या एलटी फूड एक अच्छा बेट हो सकता है? ये अब
रवि सर बताएंगे। बिल्कुल, रवि सर से पूछते हैं। 10% के आसपास का रिटर्न करीब जो है पिछले एक महीने में इस शेयर ने दिया है, और इस पर एग्री मीटर पे भी जो है सिंधु घाटी समझौते की बात आप कर रहे थे, जो भारत की तरफ से सिंधु का पानी रोका गया है, उस पर जो है काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने एग्री मीटर में भी किया था, और ये भारत के किसानों के लिए काफ़ी बेहतर है, खासतौर से जो बासमती उगाते हैं। तो एलटी फूड्स जैसी कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। रवि सर, आपकी राय एलटी फूड्स पर? देखिए, इसमें कुछ एक आध दो चीजें मैं पहले टेक्निकल पे ऐड कर दूं। बिल्कुल सही विपुल जी ने बताया, एक महीने में 10% रिटर्न, 3 महीने में 3.5% रिटर्न। लेकिन मैजिक यहां से स्टार्ट होता है जब आप 1 साल का रिटर्न कंपैरिजन करें और 5 साल का। 1 साल में 84% का रिटर्न, 3 साल में लगभग 350% का रिटर्न, और 5 सालों में तो रिकॉर्ड मल्टी बैगर स्टॉक बना जिसने कि 1782% का रिटर्न दिया है, और अभी भी उसी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि इसको, इस चार्ट पैटर्न को अगर वीकली पे देखते हैं तो उसको हम कहते हैं हायर हाई, मतलब अपने लोअर को टेस्ट करने को तैयार नहीं है मार्केट, और हाई पे हाई बनाता जा रहा है। 52 वीक हाई लो को अगर कंपैरिजन करें तो 186 52 वीक लो रहा, 451 रुपए जो है वो हाई रहा, और अब चल रहा है अपने अपर बैंड को क्रॉस करके। तो यहां पर इसमें दमखम तो है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। जो इस समय मूवमेंट है उसमें भी। अब आ जाते हैं, एक बार पी को कंपैरिजन करें तो 22 का पी, और मार्केट का एबिटा की ग्रोथ रिजल्ट जो लास्ट आए उस पर देखें तो काफी अच्छे ग्रोथ देखने को मिली, रेवेन्यू बढ़ा। तो नंबर्स के साथ चार्ट का तड़का लगाते हुए ये स्टॉक बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 390 इसका जो प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। थोड़ा सा जरूर बढ़ा है, लेकिन 2 स्ट्रैटेजी यहां पर अपना सकते हैं। करंट लेवल पर भी एंट्री करनी चाहिए एटलीस्ट 40-50%, और थोड़ा सा अगर 10 रुपए का करेक्शन मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा होगा, और लेकर चलें 340 या 350 से 360 के बीच का स्टॉप लॉस। टारगेट की बात करें तो 52 वीक हाई टारगेट जो कि 451 है वो चेस्ट होके 480 रुपए तक की क्षमता रखता है, और लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। 480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो दिया गया है 350-360 के आसपास, 480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है करीब 390-91 के बीच में, यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर निकल के आई है रवि जी की तरफ से, और जो लक्ष्य होगा वो 480, और स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें 350-360 तक के स्टॉप लॉस की लगाना होगा। तो आज की 2 कंपनियां जिन पे हमने बातचीत की है, पहली कंपनी इंटर आर्क बिल्डिंग, जिसमें कि जो लक्ष्य जो है निकल करके आए हैं 1890 से 2000 रुपये तक के। दूसरी कंपनी ज़रूर कोई बात है कि एलटी फूड्स, जिसमें कि 350 से 360 का स्टॉप लॉस रखना है, और लक्ष्य आपको 480 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो इसका रिवीजन हम आने वाले हफ्ते में करेंगे, और देखते हैं यहाँ पर जो तमाम फंडामेंटल्स और टेक्निकल तमाम चीज़ों पर परखा गया है उसका असर शेयर प्राइस पे आने वाले दिनों में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, और अपने आने वाले कार्यक्रमों में जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई हम आपको बताते रहेंगे। तो शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये शानदार कंपनी लेकर के आने के लिए, ये 2 कंपनियां, इनके बारे में बताने के लिए, और बहुत गहरी रिसर्च आपने की इन दोनों कंपनियों को लेकर के। और बाकी अगर आप लौट करके आइए मुंबई से नोएडा, उसके बाद से फिर रवि जी के साथ केक काटा जाए और इनको साथ फिर लंच किया जाए। तो धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया। चलिए अब जो है इस सेगमेंट से बाहर निकलते हैं और जरा फटाफट कुछ एक दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और जो दर्शक हमें लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। और अगला प्रश्न जो हमें पूछा गया है कि कमल प्रताप सिंह जी की तरफ से, विपुल सर, मैंने आपके चैनल का प्राइम मेंबर तो बना रहूँगा, बट आज के बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि बुरा लगता है जब कोई इतनी उम्मीद करके आए और निराश लौटे। सर ऐसे नहीं नाराज़ होते हैं, तो सवाल अपना पूछिए, दोबारा सवाल आपका ले लेंगे। कई बार आपका सवाल लिया गया है सर। हाँ, ये है कि एक शो का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में रहते हुए ही जो है हमको आगे बढ़ना होता है। तो आप अपना प्रश्न भेजिए, आपका प्रश्न का उत्तर अभी ले देते हैं। लेकिन इस बीच सर एनटीपीसी को लेकर के 3-4 सवाल थे, मिस हो गए मुझसे, और आपकी टिप्पणी क्या होगी सर एनटीपीसी को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? ये एक और पावर से जुड़ी कंपनी जो कि काफ़ी सुस्त
सख्ती यहाँ पर देखने को भी मिली है। देखिए थोड़ी सी तो मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन ये भी है कि ये इस समय स्ट्रांग सपोर्ट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और इसका पहले भी टारगेट मैंने 370 380 दिया हुआ है। तो घबराने की क्या बात है, बने रहिए, थोड़ा बहुत तो मार्केट ऊपर नीचे करेगा। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना है तो 325 के स्टॉप लॉस से भी आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और थोड़ी बहुत पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। जी इस बीच मिंटू जी हैं, कह रहे हैं रवि सर के नाम का मीनिंग सन के बिना जैसे दुनिया में अंधेरा है, वैसे ही रवि सर के गाइडेंस के बिना पोर्टफोलियो भी अधूरा है। तो कहाँ कहाँ से तुलना करके लेकर के आते हैं, बहुत शानदार। कोल इंडिया के बारे में जानना चाह रहे हैं। नहीं, कोल इंडिया, बीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा में से कौन से 2 शेयर में एंट्री करें अभी सर? बेस्ट बाय कौन सा हो सकता है, कोल इंडिया, बीएल या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जानना चाह रहे हैं। कोल इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ये 2 ज्यादा अच्छे ऑप्शन है करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए। ठीक। शंकर सिंह जी कह रहे हैं कि विपुल श्री डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब से सवाल है कि मार्केट में एक साल 100% कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए या 50% कैश में रहना चाहिए? जब स्टॉक नीचे आए तो उसको एवरेज के लिए क्या करना चाहिए? वेल्सपन लिव पर भी इन्होंने सवाल किया हुआ है। पहले जरा इस पर सर 2 लाइन आप बोल दें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और वेल्सपन लिव जो है इन्होंने 135 पे लिया हुआ है। देखिए 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। जब भी आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपना रहे हो तो हमेशा पार्शियल इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करें, और हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहती है लेकिन आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो आप 50% हो या 100% हो, आप कोशिश ये करें कि 2 पार्ट में ही हमेशा निवेश करने की रणनीति बनाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। ठीक। इस बीच सोनाली जी की टिप्पणी आई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। 137 पे इनकी एवरेज प्राइस है सर। कह रही है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, 1 साल तक वेट कर सकते हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक और ऐसा शेयर है सर जहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी शेयर में रिकवरी उस तरह की नहीं आई जैसी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है विपुल जी, आगे आने वाले 1-1.5 साल लगेंगे इसको इस तरीके से रिकवरी दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, 120 एक सपोर्ट है और इस स्टॉक को अभी फिलहाल फ्रेश खरीदारी की राय भी नहीं है, लेकिन होल्ड करने की राय जरूर है और एवरेज करने का मौका जब आएगा तो आपको बताया जाएगा, इसलिए जुड़े रहिए। ठीक। फैक्ट्स विद जिट कह रहे हैं कि रेलवे सेक्टर को 5 साल होल्ड करना कैसा होगा? क्या 5 साल में 500% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो क्या सलाह रहेगी सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, बिल्कुल सर। अब मतलब आप स्पेसिफिक सवाल रहे तो स्पेसिफिक जवाब भी मिलता है आपको, लेकिन अब 5 साल में 500% वो थोड़ा सा अति हो जाएगी। फिर एनएमडीसी कैसा लग रहा है सर आपको? 82 पे लिए हुए हैं हिमांशु चंद जी ने 3 महीने के लिए। नजरिया 3 महीने का ही है, अभी जो है 69-70 के आसपास चल रहा है। 82 इनका प्राइस है, बाइक प्राइस। होल्ड करके रखिए, 65 और 66 पे थोड़ा एवरेज जरूर करिएगा। दीपिका परीख जी कह रही हैं कि मैम सर इरेडा शेयर के बारे में भी बता दीजिए। ये आपने अच्छा किया पूछ लिया, मुझे अलग से नहीं पूछना पड़ेगा। फिर इरेडा के बारे में सर क्या सलाह रहेगी? उसी लेवल पे, उसी रेंज में घूम रहा है जैसे बाकी पावर चल रहे हैं। क्या करें अभी? वेट करें, होल्ड करें? और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी इरेडा पे? नहीं, वेट करें, होल्ड करें, लेकिन खरीदारी अभी फ्रेश नहीं करनी है। खरीदारी तो 155 और 160 के बीच में ही होगी। 155-160 के बीच में ही खरीदारी करनी है, ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। और अगला प्रश्न जो है लेते हैं हमारे अगले दर्शक का, जिन्होंने कि ताहिर शेख साहब ने कोई सवाल पूछा है, लेकिन मुझे स्टॉक की एसआईपी के लिए 5 स्टॉक बताएं सर। उस पर आखिरी में, बिल्कुल आखिरी सवाल यही होगा। और इस बीच कोटक महिंद्रा बैंक पे अभिषेक गुप्ता जी कह रहे हैं कि 2140 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 20 शेयर इनके पास हैं और शॉर्ट टर्म व्यू है। कह रहे हैं कि अभी क्या व्यू रखना चाहिए सर यहाँ पर? देखिए कोटक को इस समय अगर देखते हैं तो मुझे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए। दोबारा मौका आपको 1850 के आसपास मिलेगा। 1850 के आसपास मिलेगा और ये सलाह यहाँ पर आपके लिए है। इस बीच जो है आईपीओ बाजार को लेकर के काफ़ी हलचल भी देखने को मिल रही है, तो आप जरा रुक कर लेते हैं कि हमारे विशेष सेगमेंट आईपीओ हो तो ऐसा का।
आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ कैसा, ये बताएंगे। हर्ष हमारे साथ नंबर्स लेकर के जुड़ चुके हैं। आज से एक नया आईपीओ खुला है, कल जो आईपीओ खुला था उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया, उसके में क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो हर्ष से फटाफट सुन लेते हैं और रवि सर की भी राय जान लेते हैं। और कल हमारे साथ आस्था जैन जी थी, आज रवि जी से पूछेंगे अभी आईपीओ बाजार में पैसे लगाएं कि नहीं लगाएं। हर्ष शुरू कीजिए। जी, तो देखिए आज जो आईपीओ खुलने जा रहा है उसका नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है। आप इसको अगर और बारीकी से समझे तो बेसिकली यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम्स के साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बड़े बड़े इसके यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, बजाज की बात करें, हीरो की बात जाते हैं। देखिए जोखिम की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप 10 क्लाइंट से 68% से ज्यादा इसकी बिक्री होती है, ये एक चीज है। 20% यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आईसीई कंपोनेंट से यहाँ पर इसकी आय आती है। यानी कि आप सोचिए कि ईवी से जो जिस तरीके से मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो एक इम्पैक्ट डालता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और हम लोग देख रहे हैं लगातार ऑटोमोटिव सेक्टर में तो लगातार कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो ये इम्पैक्ट डालता हुआ दिख सकता है। और इसके बाद फिर हम लोग दूसरी कंपनी के आईपीओ की स्थिति आपको बताएंगे। चलिए, तो पहले जरा बेलराइज इंडस्ट्रीज जो कि आज से खुला हुआ है इसके बारे में ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी की सारी दे दी गई आपको। और इस समय ग्रे मार्केट के अंदर 16% का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवि सर, आज से आईपीओ खुला है, काफ़ी लंबे समय बाद आईपीओ बाजार की हलचल देखने को मिल रही है। आपकी कोई टिप्पणी सर, आपने अगर ट्रैक किया हो बेलराइज को? तो देखिए, पहली बात कि बहुत बढ़िया से यहाँ पर हर्ष ने एक्सप्लेन किया है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप एथर के बाद देखें तो अब मार्केट शायद आईपीओ पे एक ऐसा आईपीओ बहुत दिनों के बाद आया जिसपे पे निवेश करने की रणनीति बनाने का मौका मिल रहा है। और अच्छी बात यह कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है, रेवेन्यू अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, थोड़ी सी बोरोइंग का है लेकिन रिजर्व सरप्लस भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो फंडामेंटल फैक्टर पे देखें तो 80 से 90 रुपए का जो प्राइस बैंड है वो अट्रैक्टिव लग रहा है और इसी वजह से आपको यहाँ पर एक मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है आप क्या सोचना है, 14-15 हजार रुपए लगाने हैं तो बिल्कुल यहाँ पर लगाइए और स्टॉक जो है वो आपको परफॉर्म करता हुआ भी नजर आएगा और लिस्टिंग गेन का भी मौका यहाँ पर मिलेगा, तो जरूर यहाँ पर लगाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सर लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर दोनों के लिए? देखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर लिस्टिंग गेन के बाद मार्केट टिकती हुई नजर आई तो हम आगे का टारगेट इंक्रीज कर लेंगे और अगर लगता है कि नहीं रिस्क वहां पर खड़ा होगा तो फिर लिस्टिंग गेन को लेकर निकलने में ही समझदारी होगी। ठीक है, तो अब रवि जी हमारे साथ बाद में भी जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे फिर लिस्टिंग के दिन जोड़ करके। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए तो ये है सलाह कि पैसे हैं तो बिल्कुल लगाने चाहिए, यहाँ पर अप्लाई कीजिए, लिस्टिंग गेन आपको वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। जो आईपीओ कल खुला हुआ है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट्स नहीं है? बिल्कुल सर, तो बिना ब्लीच के सिंथेटिक फाइबर बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पर हम लोग आगे दिखाते हैं एक बार बुराना वीव्स, एक बार उसके ग्राफिक्स हम लोग फ्लैश कर देते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। ये देखिए आज डे है 2 इसका और जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल आपके सामने, QIBs की बात करें यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, तो आप देखिए 1.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। NII की बात करें 13 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल में बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, 28 गुना से ज्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब होता दिखा। और टोटल देखें तो जब मैं देख रहा था 1 घंटे पहले के आसपास तो ये 9.34 था, अब उससे ज्यादा ही दिखा रहा है स्क्रीन पर। बिल्कुल सर, मतलब यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद शायद इस तरह का रिस्पांस जो है वो हम देख रहे हैं, खासतौर से रिटेलर्स की तरफ से हम देख रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। अब जो है 60 गुना सब्सक्रिप्शन सिर्फ रिटेलर्स की तरफ से। अब जिन्होंने लगा दिया उनको मिलेगा कि नहीं, ये बड़ी समस्या हो गई है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर यहाँ पर बुराना वीव्स आईपीओ पर? क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से भर रहा है, छोटा आईपीओ है, तो एक कारण ये भी है, लेकिन सब्सक्राइब करने के बावजूद जो है सब्सक्रिप्शन मिलना वो बड़ा एक विषय रहेगा। बिल्कुल, देखिए जब आप इसको बुराना पढ़ रहे थे तो मुझे कहीं से सुनाई दे रहा था कि पुराना तो ऐसे ऐसे टंग ट्विस्टर आईपीओ आते हैं कि जो है वो ट्विस्ट हो जाता है मामला। और आपको अगर कंपैरिजन कर दूं तो देखिए अच्छी बात है छोटा आईपीओ, लेकिन प्राइस बैंड थोड़ा मुझे हायर लग रहा है, 216 रुपए। तो ये एक मेरे को जो चिंताजनक बात लग रही है। तो भावनाओं में ना बहें, भावनाओं में बहना है तो पहला आईपीओ ज्यादा अच्छा है और दूसरा आईपीओ थोड़ा पुराना जरूर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक में अप्लाई करना है तो आप उस वाले में अप्लाई करिए, लेकिन अगर आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें भी आप अप्लाई करके चल सकते हैं। चलिए, ये ज़्यादा मुझे दूसरा सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि अगर इन दो में से चुनना हो तो किसे चुना जाए।
तो ये है कि आप जो आज से आईपीओ खुला हुआ है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, दोनों में पैसे लगा सकते हैं तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत निगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, दो में से चुनना हो तो फिर। हर्ष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, मैं ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक होंगे उनको बड़ा लाभ होगा। और कल आखिरी दिन है एक आईपीओ का, बोराना का, तो अब देखते हैं किस तरह का। अभी तक 60 गुना हुआ, कल तक क्या नंबर्स निकल करके आते हैं और ग्रे मार्केट में कैसा प्रीमियम रहता है। यहाँ हमारी निगाहें रहेंगी, आगे भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। लगातार बने रहिए बोनस के साथ। फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही। चलिए अब रुख करते हैं हमारे विशेष सेगमेंट खबरों के खेल का। समय कम है, खबरें ज्यादा, इसलिए फटाफट जो है खबरों पर नजर डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। पहली कंपनी ट्रेंडिंग स्टॉक्स कह सकते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल, जो कि हम लगातार देख रहे हैं कि खबरों में बना हुआ है। 253 करोड़ का ऑर्डर मिला है। दक्षिण पश्चिम रेलवे से 253.6 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। बेंगलुरु और मैसूर डिवीजन में कवच सिस्टम स्थापित करने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। सर, इरकॉन इंटरनेशनल, आपकी राय क्या होगी, अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों के सवाल भी थे इरकॉन को लेकर के, बातचीत हो नहीं पाई। 188 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? देखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 182 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन अभी इसका टारगेट इंक्रीज करके 200 रुपए तक का रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से न्यूज पॉजिटिव है, मोमेंटम भी ठीक ठाक लग आ रहा है, तो अभी होल्ड करके रखें। अभी होल्ड करने की सलाह है। चलिए एक और पीएसयू पे नजर डालते हैं, वो है सेल। सेल पे खबर क्या आई है? खनन कारोबार के विभाजन की घोषणा कर सकती है कंपनी। एक रिपोर्ट आई है, उसमें कंपनी अपने माइनिंग कारोबार को अलग करने की योजना पे बातचीत कर सकती है। माइनिंग वर्टिकल के गठन के प्रस्ताव पर इस्पात मंत्रालय के स्तर पर जो है स्टील मिनिस्ट्री से इस पर चर्चा हो रही है। लॉ आयक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना जो है इसका मकसद होगा और 2030 तक सेल का टारगेट ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी 35 मीट्रिक टन पर एनम तक पहुंचाना है। सर, सेल मेटल को लेकर के अभी क्या व्यू है आपका? दुनिया भर में थोड़ी सी शांति आती है तो थोड़ी सी उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद मेटल का कंजम्पशन बढ़ेगा। आपकी टिप्पणी अभी सेल पर क्या होगी 124-25 के आसपास? देखिए, 135 तक अभी जाता हुआ नजर आ सकता है, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 120 की स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और अगर एड ऑन करना चाहें तो यहाँ पर एड ऑन भी किया जा सकता है। न्यूज के साथ में चार्ट पे भी वो साफ साफ इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, तो तेजी बनती हुई नजर आएगी। जी, चलिए तो सेल के बाद अब जरा बात कर लेते हैं दिग्गज पीएसयू बैंक एसबीआई को लेकर के। एसबीआई पे खबर क्या आई है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। कंपनी के $3 बिलियन के फंड रेजिंग प्लान को मंजूरी मिल गई है। लॉन्ग टर्म ये फंड रेजिंग प्लान है। बैंक के सेंट्रल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसको मंजूरी दी है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इसके फाइलिंग में जो है जानकारी दी गई है। पब्लिक ऑफर या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी फंड जुटाने की कंपनी की योजना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर पीएसयू बैंक्स बीच में एक रैली आई, फिर ठंडी पड़ गई, अभी क्या करना चाहिए एसबीआई में? देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए। फिलहाल ऑलरेडी काफी हद तक मार्केट जो है वो थोड़ी सी सस्टेन कर चुकी है, और इन लेवल्स पर थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है, तो मौके यहाँ पर तलाशेंगे और थोड़े से लोअर लेवल का वेट करेंगे। 765-75 के आसपास अगर मिलता है तो बाय बनता है, तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच। चलिए इस बीच अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क पे देखते हैं क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो खबर यहाँ पर बीएसएनएल से कंपनी को एक एड ऑन एडवांस जो है वो ऑर्डर आता हुआ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 18,685 साइट्स पर 4G मोबाइल नेटवर्क को लेकर के ये ऑर्डर मिला हुआ है। खबर के चलते आज इंट्राडे में हमने देखा 5% तक की तेजी देखने को मिली थी, अभी 2.25% ऊपर है, 739-740 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। सर, तेजस नेटवर्क क्या संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है? अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तेजस नेटवर्क में अगर डेली चार्ट देखते हैं तो आपको थोड़ा सा वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, और इसीलिए आपको पिटाई भी देखने को मिली है। फिलहाल कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, नो ट्रेड जोन में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए क्लियर इंडिकेशन के लिए, आइदर बाय और आइदर सेल। ठीक, चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं। केपीआर मिल पे खबर निकल करके आई है, और केपीआर मिल पर खबर यह है कि कंपनी के
3 प्रमोटर्स जो है ऐसी खबर आ रही है कि हिस्सेदारी बेच सकते हैं ब्लॉक डील के जरिए। 3.2% हिस्सा बेचने की संभावनाएं हैं। टोटल ऑफर साइज 1195.6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज दबाव भी देखने को मिल रहा है इस खबर के चलते केपीआर मिल पे। सर क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी केपीआर मिल को लेकर के? देखिए फिलहाल तो स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में है। मुझे लगता है डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और 1150 1170 ये लेवल्स ऐसे हैं जो खरीदारी की जा सकती है। वापस से 1350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए और यहाँ पर अगली कंपनी पे नज़र डालते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और यहाँ पर जेंसॉल इंजीनियरिंग पे जरा खबर आई है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 3 से 5 महीनों में जांच पूरी करने के लिए कहा है। जो पूरा मामला है इसको लेकर के जेंसॉल और उससे जुड़ी एंटिटीज की जांच पूरी करने पर अब फोकस जो है वो बढ़ा दिया गया है। जांच की फाइंडिंग के आधार पर आगे जो है मंत्रालय जो है वो इस मामले में कदम उठाएगा। तो अब तो यहाँ पे कुछ बचा है सर कि सब समाप्त हो गया? नहीं, बिल्कुल सही है आपने कहा। कुछ लोगों के लिए बचा है जो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस स्टॉक में निवेश की रणनीति बिल्कुल ना बनाएं और अगर हैं तो कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करें। जी चलिए इस बीच जरा कुछ एक रिजल्ट्स भी आए हैं, जरा फटाफट जो है उन रिजल्ट्स पे नजर डाल लेते हैं और एक एक करके उन रिजल्ट्स को लेकर के सबसे पहले जो है बात हम एनएचपीसी की करेंगे। एनएचपीसी पे सर नतीजे रहे, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए नतीजे। और कंपनी के नतीजों की बात करें तो 57% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू में 24% का इजाफा देखने को मिला। थोड़ा सा जो समस्या आई है वो आई है एबिटा और मार्जिन्स को लेकर के। एबिटा जो है 5.25% घट करके 1090 करोड़ रुपए रहा है। वहीं मार्जिन्स भी 61% के आसपास थे पहले और अब जो है 46.45% रह गए हैं। तो आज थोड़ी सुस्ती बनी हुई है। सर एनएचपीसी नतीजों के बाद इस सेगमेंट पे आपकी राय क्या होगी? देखिए सुस्ती जरूर है, थोड़ी सुस्ती बढ़े भी तो डिप पे थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। जल्दी आपको 95 से 100 के लेवल देखने को मिलेंगे। 95 से 100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द। और अगली कंपनी लेकर के आ जाइए हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। और हिंडाल्को पे नतीजे जो है कंपनी का मुनाफा शानदार बढ़ा है। 66% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। 5284 5284 करोड़ रुपए। आय जो है 16% बढ़ी है और ये बढ़ करके रही है 64,890 करोड़ रुपए। एबिटा जो है वो 43% बढ़ करके 10,296 करोड़ रुपए रहा है। वहीं जो है 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पर दिया गया है। सर इनका नंबर कब आएगा? नाल्को हिंडाल्को जैसे शेयरों का नतीजे अच्छे रहे हैं वैसे, लेकिन शेयर जो है अब फ्लैट ट्रेड करता हुआ 662-63 के आसपास। देखिए पूरे स्टील सेक्टर में थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 650 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है। 720 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। एक कंपनी इस पर आज सवाल बहुत आए हैं वो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। और हमारे एक दर्शक जो लगातार कह रहे हैं कि इसको ज़रूर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। नतीजे तो मुनाफा करीब 3% के आसपास हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आय में करीब 20% के आसपास का इजाफा हुआ है। ये 1000 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसके अलावा एबिटा की बात करें तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव जरूर हुआ है। वहीं मार्जिन्स भी 16 से बढ़ करके अब 19% के आसपास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर अभी जरा एस्टर डीएम को जरा एक बार नज़र डालिए कि अभी क्या करना चाहिए। आज नतीजों के बाद 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ज़्यादातर सवाल ये है कि क्या इस गिरावट में इसमें खरीदारी की जा सकती है? क्या अच्छी तेजी थी और अब गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। 500 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो फिर एक बार को चेक लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल करंट लेवल पर अभी खरीदारी की बिल्कुल राय नहीं है। करंट लेवल पे खरीदारी की बिल्कुल भी सलाह नहीं है, ये सलाह निकल करके आ रही है। और एक सोलर इंडस्ट्रीज दिखा दीजिए आज की लास्ट कंपनी, उसके बाद से फिर इस सेगमेंट को समाप्त करते। 43% कंपनी का 43.5% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू में 34% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला है। एबिटा इम्प्रूव हुआ है, ये 52-52.5% बढ़ करके 539-540 करोड़ रुपए रहा है। वहीं अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो इसमें भी हमने देखा कि बढ़त देखने को मिल रही, 22 से बढ़ करके अब ये करीब 25% के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर पर डालें, शानदार मूव, 6% की तेजी से 14,254 का लेवल देखने को मिल रहा है। महंगा टिकट साइज है, आपकी टिप्पणी इस पर क्या होगी?
देखिए 14,800 से 15,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नंबर्स अच्छे हैं और मोमेंटम अच्छा है, तो मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन स्टॉक तेज है, सेल करने के लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। बाइंग पोजीशन है तो होल्ड करें फॉर द टारगेट ऑफ 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज, चलिए ठीक है। और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहां पर समाप्त। चले, इस बीच एक और खबर भी आई है, उसका भी रुख कर लेते हैं। पहले जरा इसी के उसमें ही डिस्कस कर लेंगे। 14 हो रहे हैं, 2:14 हो चुके हैं। फटाफट जरा यही है सही है का रुख करते हैं। यही है सही है में आज की कंपनी जो डिस्कस हुई थी पहले भी अपने को बता दी गई है। सर बताइए जरा, हमारे दर्शकों को, काफी सारे नए दर्शक जुड़ चुके हैं। देखिए SJVN जिस पे आप नजर बहुत रखते हैं, यहाँ पर स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ स्ट्रांग चार्ट भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। टारगेट होगा 110 रुपए का, स्टॉप लॉस रखिए 96 रुपीज का। तो एक 10% का अप मूव यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो टॉप पिक में इसको खरीदारी की जा सकती है। टॉपिक में 110 रुपए का टारगेट, 100 रुपए का आसपास चल रहा है। 96 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा करके चलिए। फटाफट जरा एक खबर दिखा दीजिए। मॉर्गन स्टैनले की तरफ से एक जो है अपडेट आई है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले ने सेंसेक्स का नया टारगेट दिया है और जून 2026 तक का आपको बता दें कि कहा यह गया है कि 89,000 के आसपास का लेवल जो है वो छू सकता है। दिसंबर 2025 के लिए 82,000 के टारगेट को बढ़ा करके 89,000 कर दिया गया है। भारत की स्ट्रक्चरल ग्रोथ, अर्निंग आउटलुक और स्टेबल पॉलिसी का हवाला यहाँ पर दिया गया है। बुल केस पे 30% अपसाइड कहा गया है और ये कह रहे हैं कि 1 लाख तक का भी जो है स्तर देखने को मिल सकता है सेंसेक्स का। सर लास्ट कमेंट इस पर आपका क्या रहेगा, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए 82,500 700 तो अभी हमने 2 दिन पहले ही देख लिया है इसका लेवल। और मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है उसमें पिछले हाई का जो है वो एक बार को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके लिए दिसंबर तक का समय लगेगा। तो 85,800 जो लेवल था वो वापस से एक बार टेस्ट होता हुआ जरूर नजर आएगा। चलिए, इस बीच जो है सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर सोमवार को मुलाकात होगी आपसे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोगों को अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। जी हाँ, आप लोगों से मिलने का, रूबरू होने का दिल कर रहा है। बहुत सारे सवाल और बहुत सारी टिप्पणियाँ आप लोगों की आती हैं और उसके बाद हमने निर्णय लिया है कि आपके शहर हम आ रहे हैं। तो आपके अपने शहर में किस शहर में आप आमंत्रित करना चाह रहे हैं वो भी आप हमें भेजते रहिए। मुझको अभी के लिए इजाज़त दीजिए और लगातार बने रहिए बोनस के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार। Hello?